ली और स्क्रीनिंग करने के बाद डॉक्टर तबस्सुम जहरा साहिबा जिस प्रोजेक्ट की EIA कंडक्ट नहीं होगी या जिसके लिए जरूरी नहीं समझा जाएगा कि इसकी कंडक्ट नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली उसका अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन एक और बात याद रखें, डॉक्टर तबस्सुम जहरा साहिबा, इस्लामाबाद OB 16 टू एवरीवन, एक और बात याद रखें कि EIA से पहले की भी एक चीज होती है जिसको आप IEE कहते हैं। IEE स्टैंड्स फॉर, जो हमारे सिलेबस में है नहीं, IEE इज इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन। तो वो भी कुछ चीजें डिसाइड करती है। समझ आ रही है मेरी बात की? डॉक्टर साहब गॉट इट? ओके, अब आप फेज नंबर 2 पे, सॉरी स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे। एंड स्टेप नंबर 2 इज, पहला मेरा लिखा किधर गया, वो ऊपर चला गया है, चले मैं दोबारा लिखता हूं। पहला मैंने बोला प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग, नंबर 2 पे आ जाएंगे। नंबर 2 इज प्रोजेक्ट स्कोपिंग। अब प्रोजेक्ट स्कोपिंग यानी आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप देखना है। स्कोप किस लिहाज से देखेंगे? और बाबा आप देखेंगे कि हमारी कोई सोशल नीड्स को पूरा करने में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कोई रोल होगा या नहीं होगा। क्या इससे जो फायदे होंगे, क्या वो फायदे लॉन्ग टर्म बेसिस पे होंगे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे होंगे। आप देखेंगे कि क्या हमारी जो सोसाइटी है कम्युलेटिवली ओवरऑल, आपकी जो सोसाइटी है, क्या इस सोसाइटी के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट का कोई फ्यूचर है या नहीं है। हो सकता कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें आप जिसको पाकिस्तानी अवाम ने इस्तेमाल ही नहीं करना, जिसको वो इस्तेमाल करना पसंद ही ना करते हूं, तो बाबा ये भी तो है ना, स्कोप भी देखना है। लेकिन स्कोप, एक तो ये एंगल हो गया स्कोप देखने का, और दूसरा ये स्कोप देखने का एंगल है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स होंगे तो उनका स्केल किस हद तक जा सकता है। ओवरऑल आप तो यानी बेनिफिट्स को लेके भी फ्यूचर को पोर्ट्रे कर रहे हैं और नुकसान को लेके भी फ्यूचर को पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन अभी आप इन डेप्थ नहीं गए, आप एक जनरल ओपिनियन बना रहे हैं, आप एक जनरल माइंड सेट बना रहे हैं। समझ आ गई? स्कोपिंग हो गई। और ये दोनों चीजें आप अपने दफ्तर में बैठ के कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। एंड स्टेप नंबर 3 इज बेस लाइन डाटा कलेक्शन। बेसलाइन डाटा कलेक्शन, बेसलाइन डाटा कलेक्शन। अब आपने फील्ड में जाना है, फिजिकली फील्ड में जाना है। ये इस्लामाबाद जो फेज 2 है, इधर मेट्रो का काम अभी चल रहा है, पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, अभी तक चल ही रहा है। इसकी जो डाटा कलेक्शन है वो मैंने अपने हाथों से की थी, मैंने खुद किया था। उस वक्त मैं ईपा में होता था, मतलब उनके साथ वैसे ही रिसर्च का काम कर रहा था, तो उनके साथ फिर मैं भी चला गया। मैंने कहा चलो मैं भी देख लेता हूँ जरा क्या करते हैं। खैर, बेसलाइन डाटा कलेक्शन। अब बेसलाइन डाटा कलेक्शन में आप फील्ड में जा रहे हैं, फिजिकली फील्ड में जा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट की साइट पे चले गए, उस जगह पे चले गए जहां पे प्रोजेक्ट लगना है, और वहां पे जाने का मकसद है कि वहां से आप डाटा कलेक्ट करके लाएंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएंगे। और आप वहां पे जाके किस किस्म का डाटा, और जनाब बेशुमार किस्म का डाटा आपने कलेक्ट करना है। जैसे कि आप देखेंगे, अच्छा इस जगह पे ये इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है, या इस जगह से ये सड़क गुजरेगी, ठीक है, अच्छा यहां से सड़क गुजरेगी, देखो जरा कितना ग्रीन कवर मुतासिर होगा, प्लांट्स कितने काटे जाएंगे। जो ग्रीन कवर जितना मुतासिर होगा वो लिख लिया, देख लिया कि अच्छा इस जगह पे ये काम होगा, ये साथ में तो दरिया है, ये साथ में रिवर है, तो ये मुतासिर हो सकता है, लिख लिया।
अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्ट लगेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, इसकी वजह से देखिए यहाँ पे तो ये पूरी की पूरी मिट्टी जो है ये कच्ची है, तो बाद में तो ये सॉइल इरोजन, लैंड स्लाइडिंग का बायस बन सकती है। लिख लिया, नोट कर लिया। अच्छा, ये इंडस्ट्री है और ये वाटर बॉडी लेक है, तो यहां से तो इंडस्ट्री से नाइट्रोजन निकलेगी, कार्बन निकलेगी, वगैरह वगैरह, तो ये लेक पल्यूट हो जाएगा, इसके अंदर यूट्रोफिकेशन हो जाएगी। लिख लिया, यूट्रोफिकेशन। यानी आप फील्ड में जाके डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से इश्यूज हो सकते। आप इरेगुलर मैनर में जो चीज आपके जहन में आ रही है, सामने नजर आ रही है, आप उन तमाम चीजों को लिख रहे हैं। यहां तक की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि रास्ते में या सराउंडिंग में कोई कच्ची आबादी हो, गरीब लोगों का मस्कन हो, तो जनाब अगर कच्ची आबादी बीच में आ रही है तो जनाब आपने देखना है कि इस जगह की पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग रिजाइड कर रहे हैं यहाँ पे। इंफॉर्मेशन लिख ली। आपके मुआशरे की कौन सी क्लास उस जगह पे रह रही है, क्या मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, या इलीट क्लास के लोग हैं। लिख लिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। आप डाटा कलेक्ट करने गए हुए हैं, डाटा कलेक्ट करने गए हुए हैं, और तमाम किस्म का डाटा आपने कलेक्ट किया और उसको आपने लिखा, और लिख के आप वापस अपने घर आ गए या ऑफिस में चले गए, और वहां पे जाके अब आप सुकून से बैठेंगे, और सुकून से बैठने के बाद अल्लाह आपका भला करे, स्टेप नंबर 4 पे चले जाएंगे। एंड स्टेप नंबर 4 वुड बी व्हाट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। अब आप उस डाटा की बुनियाद पे, जो डाटा आपने फील्ड में जाके कलेक्ट किया है, माय डियर स्टूडेंट्स, उस डाटा की बुनियाद पे आप इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, अच्छा ये मैंने लिख के लाया हूं कि ये ग्रीन कवर मुतासिर होगा, ये तो 50,000 दरख्त जो है वो काटे जाएंगे। तो यार 50,000 दरख्त काटे जाएंगे तो वो पर्टिकुलर क्लाइमेट जो है उसके अंदर आपकी चेंजेस आएंगी, वहां पे आपका जो लोकल टेम्परेचर है जगह का वो एक्सीड होगा। लिख लिया, आइडेंटिफाई हो गया कि जनाब ये डिफोरेस्टेशन की वजह से उस जगह की क्लाइमेट स्टेबिलिटी जो है वो मुतासर होगी। नोट कर लिया। अच्छा, हमने देखा था कि वो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री लगाएंगे तो सही, इंडस्ट्री से तो बेशुमार किस्म के पोल्यूटेंट्स निकलेंगे, और वो पोल्यूटेंट्स एयर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, लैंड पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, यूट्रॉफिकेशन कॉज कर सकते हैं। हर एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को जो उस प्रोजेक्ट की वजह से पॉसिबल हो सकता है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मेन मेन इश्यूज आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एटसेट्रा। बायोडाइवर्सिटी लॉस, आपने देखा था ना बाबा बीच में जी, सपोज जी वो लेक, अच्छा यार ये लेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तो बड़ी फिशरीज हैं, तो जब ये प्रोजेक्ट अगर लगता है यहाँ पे तो लेक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे मौजूद जो फिशरीज होंगी वो बेचारी भी मारी जाएंगी। तो जब वो मारी जाएंगी तो ये तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। तो बायोडाइवर्सिटी को एज एन इम्पैक्ट आपने आइडेंटिफाई करके इसको अपने पास लिख लिया। देख लिया, सो बात करने का मकसद ये हुआ कि आप उस प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो पॉसिबल हैं या हो सकते हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो चुके, वो कामयाब हो चुके आप। अब जब आपने, जिसकी मैं मूवमेंट प्लीज,
जी इनाम बिल्कुल ऐसा ही है, इनाम बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे हैजर्ड्स का वर्ड ना इस्तेमाल करो, इंपैक्ट्स का, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स का लफ्ज इस्तेमाल करो, हैजर्ड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करो यहाँ। बाकी बात आप ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा फिर? इसके बाद द स्टूडेंट्स, इंपैक्ट्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप चले जाएंगे स्टेप नंबर 5 की तरफ। और स्टेप नंबर 5 पे जाके आप करेंगे इंपैक्ट प्रिडिक्शन। क्या करेंगे जनाब? इंपैक्ट प्रिडिक्शन, यानी जो इंपैक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको प्रिडिक्ट करेंगे। अच्छा, ये अगर डेली बेसिस पे इस फैक्ट्री के अंदर इतनी प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पे डेली बेसिस से इतनी गैसेस निकलेंगी, तो साल में इतनी गैसेस हो जाएंगी, 2 साल में पोल्यूशन इतनी हो जाएगी, 5 साल में इतनी हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? द स्टूडेंट्स गेटिंग माय पॉइंट? आप इंपैक्ट्स को प्रिडिक्ट करेंगे। अच्छा, अगले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इस जगह पे क्या सिचुएशन होगी? क्या सिचुएशन होगी? इंपैक्ट्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कहना जरूरी है। आसमा रोमान जी, प्रिडिक्शन यही है कि आपके जो इश्यूज, जो इंपैक्ट्स आइडेंटिफाई आपने किए, वो किस हद तक जा सकते हैं, ये बात मैं कर रहा हूं। आसमा रोमान, क्या आपको मेरी बात समझ आई? ओके, तो इंपैक्ट्स को प्रिडिक्ट किया आपने, और साथ ही प्रिडिक्शन के साथ साथ आप कंपैरिजन भी कर रहे होंगे, कंपैरिजन विद द अल्टरनेटिव्स। ये इसी 5वें स्टेप पे ही हो रहा है। अल्टरनेटिव से मुराद यहाँ पे है प्लान बी, जैसे हम कह लें, जैसे हम ये कहते हैं कि अच्छा, जिस वक्त हम लोग बेसिक लाइन डेटा कलेक्शन के लिए गए सपोज, तो हम देख रहे थे कि यार इस्लामाबाद की सड़कें जो है वो ऑलरेडी वाइड हैं, तो बजाय इसके कि अलग तरीके से आप जी यहाँ पे मेट्रो बसेस के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी के ऊपर एक लाइन का इजाफा कर दिया जाए और उसको स्पेसिफिक कर दिया जाए मेट्रो बसेस के लिए, तो दैट वुड बी ग्रेट। कि अच्छा, उसकी वजह से फिर हमें ये फजूल में ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो आपका जो अल्टरनेटिव है, आप उसके साथ भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि इसके अल्टरनेट में हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट में आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रोजेक्ट ज्यादा फिजिबल है वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ज्यादा है और उसके मुकाबले में आप उसी तरह की चीज को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो अगर उससे कम इन्वायरमेंटल नुकसान है तो फिर आप ऑब्वियसली किसकी तरफ जाएंगे? अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। तो ये भी स्टेप नंबर 5 पे आपने कर लिया। और फिर इसी बात को बुनियाद बनाते हुए आप स्टेप नंबर 6 पे जाते हैं, एंड स्टेप नंबर 6 इज द मिटिगेशन मेजर्स। मिटिगेशन मेजर्स या रिकमेंडेशंस भी कह सकते हैं इनको, रिकमेंडेशंस कह सकते हैं। देखें, जो इंपैक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं किया आपने, तो प्रेडिक्शंस भी की। तो प्रेडिक्शंस करके छोड़ देना, EIA स्पेशलिस्ट को आप इसलिए हायर नहीं कर रहे, इसलिए आप उसको 6-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए नहीं दे रहे भाई। उसका काम है कि वो रिकमेंडेशंस भी देगा कि बाबा आपने अगर एयर पोल्यूशन को एज एन इश्यू आइडेंटिफाई किया है तो उसको रिजोल्व करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो स्पेशलिस्ट है वो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भी देगा। जैसे कि वो कह सकता है कि अच्छा, आप 50,000 दरख्त काट रहे हैं तो ऐसे कर लें, आप फिर 50 के बजाय 60,000 दरख्त लगा के देंगे। अच्छा, आपके यहां से एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, तो आप ऐसे करें, एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज को आपने इंस्टॉल करना है, थोड़ा सा पैसा और खर्चना पड़ेगा ताकि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके।
अच्छा, ये जो आपने यहां से सड़क गुजारनी थी तो बीच में ये लेक आ रहा था, तो ये लेक आ रहा है, लेक के अंदर तो फिशरीज हैं, मछलियां हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर उनको हमने मार दिया तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के खदशात होंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं या करती हूं कि आप इस लेक को मत छेड़ें, आप इसके ऊपर ब्रिज बना लें, आप एक पुल बांध लें, आपकी सड़क भी गुजर जाएगी और नीचे जो लेक है या रिवर है वो भी मुतासर नहीं होगा। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं या करती हूं कि जनाब ये जो आपके यहां से सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, आप इस सॉलिड वेस्ट को फजूल में बाहर ओपनली डंप, सराउंडिंग में लोग रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, ये ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस का बायस भी बन सकती है। तो लिहाजा हम आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से ये मिटिगेशन मेजर दे रहे हैं कि जनाब आप अपने सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए कंपोस्टिंग की तरफ जा सकते हैं, इंसिनरेशन की तरफ जा सकते हैं, लैंडफिल्स की तरफ जा सकते हैं। तो एक एक मसला जो वो आइडेंटिफाई करेंगे, हर एक मसले को कंट्रोल या रिड्यूस करने के लिए आपकी EIA जो स्पेशलिस्ट है, टीम है, वो अपनी तरफ से क्या करेगी जनाब, मिटिगेशन मेजर्स या रिकमेंडेशंस भी देने की पाबंद होगी, पाबंद होगी। आप देखें कि आप ना सिर्फ इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप उनको रिड्यूस या कंट्रोल करने की एफर्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि आपने एक ईंट तक अभी नहीं लगाई, हालांकि आपने अभी तक अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उससे पहले आप इन्वायरमेंट के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि क्या ये इतनी बेहतरीन चीज है, इतनी बेहतरीन चीज है, तो दुनिया में फॉलो हो रही है। हाँ, उसमें कुछ फ्लॉज हैं, तो चलें उन फ्लॉज की तरफ हम क्या बात करें। तो खैर, अभी बात खत्म नहीं हुई थी स्टूडेंट्स। मिटिगेशन मेजर्स ये 6 स्टेप्स हो गए गालिबन, हाँ 6 हो गए। इसी तरीके से नंबर 7 पे आप चले जाएंगे। नंबर 7 इज, जो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन, सॉरी इट्स पब्लिक, पब्लिक गवर्नमेंट को बचाने के लिए सर जो प्रोजेक्ट लग रहा है उनको क्या फायदा होगा पर्सनली जो पे करते हैं EIA को। डॉक्टर साहबा नहीं समझा आपकी क्वेश्चन, मैं दोबारा से पढ़ता हूं। सर EIA वाले रिकमेंडेशन दे रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। सर जो प्रोजेक्ट लग रहा है उनको क्या फायदा होगा पर्सनली जो पे करते हैं EIA को। नहीं, कंफ्यूजिंग है डॉक्टर साहब, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात को। मैं सिद्दीका के क्वेश्चन पे जा रहा हूं। इज इट नेसेसरी फॉर देम टू फॉलो दीज रिकमेंड? यस, इट इज नॉट ओनली नेसेसरी। अब आगे बात को बढ़ने ने, परेशान ना हो सिद्दीका। इनाम कहता है सर कैन वी राइट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज फॉर डेटा कलेक्शन एज एग्जांपल इन EIA प्रोसेस लाइक क्वेश्चन। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, फील्ड में जा सकते। लेकिन देखिए फील्ड में जाना जरूरी है, फिर भी जाना पड़ेगा। असदुल्ला कह रहा है बट सर इफ द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन रूरल एरियाज इंस्टेड ऑफ इन मेट्रोपोलिस द 7 पॉइंट्स मेंशन्ड वुड रिमेन एप्लीकेबल। जी बिल्कुल जी, क्यों नहीं। रूरल एरिया यार असदुल्ला, रूरल एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ एलियन ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ इंसान नहीं आ गए, अदर भी तो इंसान है, अदर भी तो इंसान है, सबका हक है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी ना बाबा, ये तो बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी कि शहरी लोगों के फिर ज्यादा हुकूक हो गए और देहाती पेंडू जो मेरी तरह के लोग हैं उनके काम वो इंफीरियर सिटीजन हो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, तो खैर अभी आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस होने वाले हैं, परेशान नहीं होना आप, थोड़ा सा होल्ड ऑन। मैं समझ गया हूं आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं। सिद्दीका बच्चे ख्याल रखना है, आपने गौर से सुनना है मेरी बात को। तो जनाब नंबर 7 पॉइंट मैंने कहा
प्रोजेक्ट ओनर को क्या फायदा होगा EIA को पैसों देने का? डॉक्टर साहब का ये क्वेश्चन था। उसको क्या फायदा होगा? तो वो लगा के दिखाए प्रोजेक्ट को, वो लगा के दिखाए प्रोजेक्ट को EIA के बगैर, EIA अप्रूवल के बगैर वो प्रोजेक्ट को लगा के दिखाएगा। एक ईंट लगा के दिखाए, नहीं लगा सकता भाई। आपके प्लाजेस के काम रुके पड़े हैं, बीच में काम रुक जाता है। क्या बात कर रहे हैं? अभी आगे बढ़ने दें बात को थोड़ा सा और। तो खैर, मैं क्या बात करने लगा था? हाँ, स्टेप नंबर 7, अब्दुल्ला सानी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। थैंक यू। अब पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन। द स्टूडेंट्स, पहली बात यह है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसा है। पाकिस्तान में भी ऐसा है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, पब्लिक कंसल्टेशन इज मैंडेटरी। भाई, हुकूमत आप कोई सड़क बनाती है तो वो सड़क बनाने से पहले आपको पूछने की पाबंद है, आपको ओपिनियन लेना जरूरी है। क्या पब्लिक अपने लिए अब इस प्रोजेक्ट को ठीक समझती है या नहीं समझती? आपने पब्लिक ओपिनियन जो है वो लेना होता है, पब्लिक को इंगेज करना होता है, स्पेशली वहां की पब्लिक जिस जगह पे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लग रहा हो, तो वहां के लोगों को इन्फॉर्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वहां के लोगों को इस प्रोसेस के अंदर शामिल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। मोहम्मद नासिर, बच्चे थोड़ा सा रुक जाएं, बच्चे थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं बच्चे, थोड़ा सा प्लीज। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि उन एक्सेप्शंस की सूरत में आपकी हुकूमत जो है वो पब्लिक से कंसल्ट करने की पाबंद नहीं है। वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करें, आगे बात आ रही है उसके ऊपर अलग से। तो खैर, पब्लिक को आपने कंसल्ट कर लिया, ये जरूरी है। अब नंबर 8 पे आप चले जाएंगे, और नंबर 8 इज अबाउट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। नंबर 8 इज अबाउट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग को थोड़ा सा समझिएगा कि दिस मॉनिटरिंग हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। ये जब आपकी EIA को अप्रूव किया जाता है तो उसके दौरान या उसके से पहले आपकी और प्रोजेक्ट जो इनिशिएटर है, जो एग्जीक्यूशनर है, जो प्रोपोनेंट है किसी प्रोजेक्ट का, उसके और IPA के दरमियान टर्म्स एंड कंडीशंस डेवलप होती हैं। और उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज शामिल की जाती है कि जनाब ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपकी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है उसको इंश्योर किया जाएगा। यानी IPA की टीम जो हाई कोर्ट, जहां पे भी बेशुमार केसेस इधर ढेर लगा हुआ है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, ये इस्लामाबाद या I9 में जो आपकी इस्लामाबाद, ये अगर आप में से पिंडी इस्लामाबाद का है से पता होगा कि I9 में हमारे यहाँ जो है ये कश्मीर हाईवे से उस तरफ पार करके इंडस्ट्रीज हैं, इनके ऊपर केसेस मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जिसको IPA ही परसू कर रही है। और अर्ज ये है IPA की कि आप यहां से उठा लो इंडस्ट्रियल सेटअप, आपको जगह दे दी गई है एक सेपरेट, तो आप वहां पे चले जाएं। तो खैर, बात करने का मकसद ये हुआ कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट, और अगर उसकी वायलेशन है कहीं पे तो प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा। इसी तरीके से नंबर 9 पे आ जाए। नंबर 9 वुड बी द इन्वायरमेंटल ऑडिट। ऑडिट लिखें या ऑडिटिंग लिखें, इट इज अप टू यू।
एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, ऑडिट से मुराद ये वही है जिस तरह से वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है। फाइनेंशियल ऑडिट, भाई पैसे आपको मिले थे इतने, तो कितने लगाए, किधर लगाए, सबूत दें, पर्चियां दिखाएं, रसीदें दिखाएं, ये एनवायरमेंटल ऑडिट है। अब ये ऑडिट जो है ये कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद की गेम है। जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया तो कंप्लीशन के बाद जो ईआईए की ईपा की टीम है वो विजिट करती है वहां पे, और विजिट करके वो अपने साथ सारी चीजें साथ लेके जाएंगे। ईआईए रिपोर्ट को भी साथ लेके जाते हैं, सेट ऑफ रिकमेंडेशंस को भी साथ लेके जाया जाता है। जो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट उन्होंने मॉनिटरिंग की होती है उसके ऊपर भी रिपोर्ट्स क्योंकि होती हैं, तो वो रिपोर्ट्स भी साथ लेके जाते हैं और फाइनली जाके कंप्लायंस को देखते हैं। अच्छा, हमने कहा था कि इधर ब्रिज बनाना, फला वाटर बॉडी को ना छेड़ना, क्या ब्रिज बन गया? अच्छा जनाब बन गया है, ओके कर दिया। अच्छा, हमने कहा था दरख्त लगाने हैं, लगे, लगा दिए, ओके कर दिया। हमने कहा था एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज को लेके आना, आ गई या मशीनरी के नहीं, इक्विपमेंट पहुंचा कि नहीं पहुंचाया, ठीक है, ओके गुड। वाटर पोल्यूशन को या सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए आपने रिकमेंडेशंस दी थी, अच्छा चीजें हो गई है जिस तरह हमने रिकमेंड की थी, हो गई है जनाब, ओके। कहते हैं फाइनली जाके आप ऑडिट कर रहे हैं और आप कंप्लायंस देख रहे हैं उस प्रोजेक्ट की। तो अगर आपकी सारी चीजें कंप्लायंस के मुताबिक हो गई तो फिर तो ठीक है, आपके इस प्रोजेक्ट को ओके करके टीम वापस आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं पे ग्रे एरियाज हैं, वीकनेसेस हैं, फ्लॉज हैं, तो जनाब आपका प्रोजेक्ट जो है उसको स्टिल ईपा रोक सकती है, उसको उस पे काम आपका काम नहीं, सॉरी, अब उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, आप यानी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं पॉइंट, ये ओवरऑल 9 स्टेप्स हैं आपकी ईआईए के अंदर। जी जनाब सिद्दीका, आपका क्वेश्चन एड्रेस हुआ? अब्दुल्ला सानी बोर हो गया, अब्दुल्ला सानी साहब बोर हो गए हैं ना? अब्दुल्ला बोर हो गए मेरी क्लास में है? व्हाट्स द पॉइंट टू स्टॉप? अनिला बतूल कह रही हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद व्हाट्स द पॉइंट टू स्टॉप, व्हाई, क्यों रोकें? ओ बाबा मेरी गल सुनो, अनिला बतूल साहिबा मेरी गल सुनो। और जी आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उधर अगर एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज नहीं पहुंची, तो अगर आप उनको कह देंगे अच्छा आप करें इसी तरह प्रोडक्शन, तो एयर पोल्यूशन होती चली जाएगी। रोक देंगे तो एयर पोल्यूशन नहीं होगी। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। और समझ आ रही मेरी गल तुहानू कि ना? नहीं सर, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज से क्वारंटाइन वाली साइड पे वो खत्म करके सोसाइटी से कंप्लीट होने के बाद ही क्यों? ओ बाबा मैंने कहा ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी आपकी मॉनिटरिंग होती है, अगर उस दौरान भी कंप्लायंस को नहीं देखा जा रहा तो उस वक्त भी आप कर सकते हैं, ठीक है, काम को रुकवा सकते हैं। लेकिन कंप्लीशन के बाद भी आपके पास अथॉरिटी है कि आप रुकवा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कंप्लीशन के बाद ऑब्वियसली अगर आपकी मॉनिटरिंग स्ट्रांग रही हो, मॉनिटरिंग आपकी स्ट्रांग रही हो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, सो देयर आर द चांसेस कि आपकी जो फाइनल ऑडिट होगा वो आपका जबरदस्त होगा। क्या बात कर रही हैं अनिला बतूल? फॉर फर्दर ऑपरेशन लाइक व्हाट? अच्छा चले मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, ब्रेक करूंगा जी नमाज, क्योंकि जोहर की नमाज भी आप लोगों ने पढ़नी होती है। मुझे ये थोड़ा सा खत्म कर लेने दें, थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें, मेहरबानी कर दें, आपका कीमती वक्त है, आप लोगों का कीमती वक्त है, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सर इन पॉइंट्स में 9 पॉइंट्स में ये जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ऐसा ही है, ऐसा ही है।
जी बिल्कुल कर सकती है साकिब मुनीर, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अगर आप अपनी जो उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन है उनको फुलफिल करेंगे तो फिर वो आपका प्रोजेक्ट क्यों रोकेंगे भाई। अब मैं बात को मेरे ख्याल से आगे बढ़ाना चाहता हूं। अच्छा, अब आप बात करेंगे, आप एक हेडिंग चेंज करें और लिखें EIA एंड पाकिस्तान। EIA एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में लेके EIA को क्या सिचुएशन है? डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में आपने 1997 में आपका पीपा एक्ट आया था। पीपा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और इस एक्ट का सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 है which is specifically dedicated to EIA, which talks about EIA. सेक्शन 12 जो पीपा एक्ट का है, that talks about EIA in Pakistan, that talks about EIA in Pakistan. अब ये सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जनाब नो proponent of any project shall commence or initiate the project without considering the EPA. तो EPA के पास जाएगा तो EPA ऑब्वियसली यही कहेगी कि EIA कंडक्ट होगी। इसी तरीके से पॉइंट बी इज, ये मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं सेक्शन 12 के। पॉइंट बी इज EPA shall ensure the compliance with the standards EPA जो है वो स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस को इंश्योर करेगी। पॉइंट सी इज पब्लिक पार्टिसिपेशन is mandatory except the issues related to the international trade, commercial, manufacturing, technical, scientific, and national security, which are confidential. Janaab, public participation is mandatory except the issues related to the international trade, commercial, manufacturing, technical, scientific and national security which are confidential. कि ऐसे तमाम इश्यूज जो आपके कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हों, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हों, अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हुकूमत वक्त तय करती है, तो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के ऊपर हुकूमत जो है वो पब्लिक को कंसल्ट करने की पाबंद नहीं है। जैसे हमने देखें CPEC के अंदर पाकिस्तान के अंदर बेशुमार काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम का आगाज हो चुका है, लेकिन एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जा रहा या पब्लिक को कंसल्ट नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि हमारे इस CPEC के साथ हमारा सर्वाइवल जुड़ा है और ये कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, हमारी कौमी सलामती के मसाइल हैं, और लिहाजा इसलिए हुकूमत ने हमारे से ना पूछा और ना हुकूमत हमारे से पूछने की लॉफुली पाबंद थी जनाब। इसी तरीके से पॉइंट डी इज EPA पॉइंट ए लिखा हुआ है जनाब, सरताज OB 15 पॉइंट ए लिखा हुआ बच्चे,
अच्छा नेक्स्ट है, एजेंसी शैल कम्युनिकेट अच्छा एजेंसी मैंने लिखा और एजेंसी से बल्कि लिख देता हूं, एजेंसी से मुराद ईपा ही है। इसी तरीके से डी और ई पॉइंट पे आ जाएं, एजेंसी यानी कि ईपा। रजिस्टर्स और यानी कि बात हो रही है रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। ये बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं जो आपका सेक्शन 12 हमें बताता है रिगार्डिंग EIA इन पाकिस्तान, रिगार्डिंग EIA इन पाकिस्तान। क्लियर हो गया जनाब? अब थोड़ी सी बात करेंगे बेनिफिट्स के, उसके बाद मैं ब्रेक पे भेजूंगा आपको जनाब। आप लिखे हैं बेनिफिट्स, फायदा क्या है इसका, बेनिफिट्स ऑफ EIA, बेनिफिट्स ऑफ EIA। बेनिफिट नंबर 1 इज
जनाब कुछ बेनिफिट्स हैं जी, आराम से लिखें। मैं जा रहा हूं ब्रेक पे और आप लोग भी ब्रेक पे जाएं, जो लिख रहे हैं वो लिखें और लिखने के बाद आप ब्रेक पे जाएं, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। ओके पंद्रह मिनट की ब्रेक करते हैं, 15 से 20 मिनट तक ब्रेक करते हैं, ठीक है, 15 से 20 मिनट तक। 1:10 है मेरे पास, तो 1:30 तक करते हैं। ओके जी, participants, welcome back. Can you hear me? I hope everyone is back. I'm hoping so, everyone is back. Okay, great, great, great. Well, dear students, break पे जाने से पहले we talked about the concept, we talked about the subject of environmental management, and then we moved on to the environmental impact assessment. और उसके ऊपर हमने बात की, हमने देखा, हमने समझने की कोशिश की कि environmental impact assessment क्या है और ये कैसे आप कंडक्ट करते हैं और क्या फायदे हैं इसके। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम एक और टूल की तरफ बढ़ेंगे जो कि बेसिकली आपके EIA से या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से एक एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल है। आई रिपीट, इट इज मोर एडवांस देन environmental impact assessment. I repeat, it is more advanced than environmental impact assessment. So Janab, the topic which we are going to study is the strategic environmental assessment. इसको आप सी के नाम से भी याद कर सकते हैं, सी, स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद सी। देखते हैं कि सी क्या है। द स्टूडेंट्स, as far as the C concerns, मैं ऐसे करता हूं, मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीटली पेस्ट कर देता हूं, जो आप लिख लें, उसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। कौन से प्रीवियस पॉइंट्स डॉक्टर साहिबा? जनाब, आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, आप आराम से इसको लिख लें, उसके बाद मैं इसके ऊपर बात करना शुरू करूं।
जनाब आई होप आपने लिख लिया है। जनाब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सी के अंदर आप दो बातें कर रहे हैं। एक आपने कहा एनालिटिकल एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड। एनालिटिकल से मुराद यहां पे ये है कि आपको सम काइंड ऑफ एनालिसिस दरकार होता है, आपको एनालिसिस दरकार होता है। पार्टिसिपेटरी से मुराद यहां पे it is about the participation of a relevant stakeholders, relevant participants, जहां पे आप तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को बुला के आप इन्वायरमेंट को कंसीडर या इन्वायरमेंटल कंसीडरेशंस के ऊपर बहस और मुबाहिसा करते हैं। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया, एक और बात मेंशन करना यहां पे जरूरी है। आपके जो मार्केट में किताबें हैं, कुछ मैं नाम क्या कोट करूं, जैसे वर्ल्ड टाइम्स की बहुत किताबें लिखते हैं वो लोग, तो उसके अंदर बाबा जो सी लिखा है, मैं उस तरह का सी नहीं पढ़ाने वाला आपको। मैं वो सी पढ़ाऊंगा आपको जो मैंने पढ़ा है, मैं वो सी पढ़ाऊंगा आपको जो मुझे उस बंदे ने पढ़ाया जिसने ये सिलेबस के अंदर ये टॉपिक ऐड किया है। मैं वो सी पढ़ाऊंगा आपको कि जो सी जो है, किसी सब्जेक्ट सी, इसको मुतारिफ कराने वाली जो शख्सियत है, उसने जो मुझे पढ़ाया सी, मैं वो सी पढ़ाने लगा हूं। लिहाजा मैं भी आपको ये सी जो मैं पढ़ाऊंगा या आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे कंपैरेटिवली टू द अदर बुक्स, और मैं ये कहूंगा कि जो वहां पे सी लिखा है दैट दे टॉक्स अबाउट द स्कोपिंग, स्कोपिंग एंड स्क्रीनिंग एटसेट्रा, ऑल द प्रोसेसेस ऑफ EIA, इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस बेसिकली इन द सी इज अ डिफरेंट थिंग, सी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो लिहाजा क्योंकि समटाइम्स बच्चे जो है ना वो कंपैरिजन करते हैं कि बंदा क्या पढ़ा रहा है और मेरे पास जो किताब है इसमें क्या लिखा है, तो लिहाजा ये मैं पहले मेंशन कर दूं, ठीक है। तो खैर अब अल्लाह भला करे आपका, सी जो है, मैंने कहा कि इट इज सम काइंड ऑफ एनालिटिकल एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, जिसमें आप मुख्तलिफ रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को शामिल बहस करते हैं, शामिल मुबाहिसा करते हैं कि आए और मिलके डिस्कशंस करें। और डिस्कशंस क्यों कर रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ इन्वायरमेंटल कंसीडरेशंस। और ये जो डिस्कशंस हो रही हैं ये बाबा ये आपकी अर्ली स्टेजेस पे हो रही हैं। मैंने कैपिटल में लिखा एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग से मुराद यहाँ पे पॉलिसी डिजाइनिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, कि जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी बनाते वक्त भी आपको डिसीजंस टेक ओवर करना होते हैं। So basically, C is all about the policy making, कि जब आप पॉलिसी साजी करें, पॉलिसी मेकिंग करें किसी भी एस्पेक्ट को लेके अपने मुल्क में, तो उस वक्त आपने C को इंट्रोड्यूस, C को इम्प्लीमेंट, C को इस्तेमाल करना होता है। सवाल ये है, अब पॉलिसी मेकिंग करना, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है पॉलिसी मेकिंग करने की, आपकी भी अभी कोई हैसियत नहीं है पॉलिसी मेकिंग करने की, लेकिन अल्लाह ने CSS के बाद आपको वो मुकाम देना है कि जब आप मुल्क की पॉलिसी मेकिंग करेंगे, पॉलिसी मेकर्स में आप शामिल होंगे। तो लिहाजा पॉलिसी बनाते वक्त आप इन्वायरमेंट को कंसिडर करें, ये सी है, ये स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट है। अब इसी को समझने के लिए मैं यहां पे मेरे सामने नाम मौजूद है डॉक्टर राबिया साहिबा का। डॉक्टर राबिया साहिबा को मैं ये बना देता हूं कि ये पाकिस्तान की मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं। लेट्स सपोज ये पाकिस्तान की मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं या मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज से इनका ताल्लुक है, वो वहां पे सेक्रेटरी हैं या एडिशनल सेक्रेटरी हैं या डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। मेरे सामने दूसरा नाम यहां पे
असदुल्ला साहब का नजर आ रहा है। असदुल्ला साहब को मैं बना देता हूं कि ये मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हैं। जरताज गुल साहिबा की जगह पे ये है, लेट्स सपोज। इसी तरीके से बाकी मुख्तलिफ नाम मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं, जैसे कि अब्दुल्ला सानी नजर आ रहा है। अब्दुल्ला सानी जो है वो मिनिस्टर फॉर वाइल्ड लाइफ है, या मिनिस्ट्री फॉर वाइल्ड लाइफ से इसका ताल्लुक है। अली का ताल्लुक जो है वो मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्ट्री से है। अंबरीन का ताल्लुक जो है वो मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज से है। आमना का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस से है। और अनीला बतूल साहिबा का ताल्लुक जो है वो मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, लेट्स सपोज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से है। सो जनाब यहां पे ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी यहां पे मौजूद नहीं है। लेट्स इमेजिन कि यहां पे सबसे पहले मैंने किसको बनाया था मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज, डॉक्टर साहिबा को बनाया था। तो डॉक्टर साहिबा जो है वो पाकिस्तान की मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं, और डॉक्टर साहिबा को हुकूमत वक्त ने टास्क दिया कि आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएं। आप मुझे खान साहब ने फोन किया कि मुझे जी पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। अब ये डॉक्टर राबिया साहिबा जो कि मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं, इनके पास दो ऑप्शंस हैं। ट्रेडिशनली जैसा होता है पाकिस्तान में और पूरी की पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड में कि जनाब रेलेवेंट मिनिस्टर बैठेगा, मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज का काम है ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना, तो बाबा डॉक्टर साहिबा बैठेंगी, डॉक्टर साहिबा अपने रेलेवेंट स्टाफ को बैठाएंगी, सेक्रेटरी साहब को बैठाएंगी, डेप्टी सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को या किसी सेक्शन ऑफिसर को बैठा लेंगी और बोलेंगी जी हुकूमत ने हमें ये कहा है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाओ, तो आए पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर राबिया को पता है कि जनाब सी का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है दुनिया में, और इस सी को इस्तेमाल किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, इस सी को इस्तेमाल किया जाता है आपके यूरोप के अंदर। और वो लोग जब पॉलिसी बनाते हैं, किसी भी किस्म की पॉलिसी बनाते हैं, तो उस वक्त वो सी को जरूर कंसिडर करते हैं, सी को इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो डॉक्टर साहिबा क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहिबा ने असदुल्ला साहब को फोन कर लिया जो कि मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हैं। उनको कहा कि बाबा आ जाएं, काम है, जरूरी काम है, पॉलिसी मेकिंग करनी है। मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज को बुला लिया, मिनिस्ट्री फॉर वाइल्ड लाइफ को बुला लिया, फॉरेस्ट्री को बुला लिया, फिशरीज को बुला लिया, एग्रीकल्चर को बुला लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को बुला लिया, तमाम रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज को डॉक्टर साहिबा ने बुला लिया। अब डॉक्टर साहिबा ने बुला लिया, लेट्स से कि कोविड की वजह से ये चीज ऑनलाइन ही हो रही है। तो जनाब डॉक्टर साहिबा जो है, डॉक्टर राबिया साहिबा जो है, उनका ताल्लुक वास्ता जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से है। वो उनके नजदीक प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है। उनकी प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना है, जो तब ही पॉसिबल है जब पाकिस्तान की प्रोडक्शन बेहतर होगी। तो प्रोडक्शन तब ही बेहतर होगी जब पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो जनाब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर रिदा साहिबा, डॉक्टर क्या नाम था पता नहीं भूल गया, जो भी है, डॉक्टर राबिया साहिबा जो हैं, सॉरी डॉक्टर राबिया साहिबा जो हैं, ये जनाब इनकी प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। लेकिन क्या हुआ, ये सबको बुला लिया, सारे लोग एक जगह पे जमा हो गए। सारे लोग जमा होने के बाद डॉक्टर साहिबा जो है वो अपना बताती हैं कि जनाब मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने लगी थी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते वक्त मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी शामिल कर लूं, आप लोगों को भी इन्वॉल्व कर लूं। देखिए मेरी बात सुने, मेरा प्लान यह है कि मैं अगले 5 सालों में पाकिस्तान के अंदर 50 मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहती हूं। डॉक्टर साहब ने कह दिया
जैसे ही उन्होंने कहा कि 50 इंडस्ट्रीज, तो असदुल्ला साहब उठ खड़े हुए, चीखो पुकार शुरू कर दी, बाबा खुदा का वास्ता है 50 इंडस्ट्रीज क्यों? आपका दिमाग ठीक है? आपको नजर नहीं आ रहा कि हमारे लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां तक पहुंच चुका है? आपको नजर नहीं आ रहा हमारे कराची में एयर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन जो है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है? आपको नजर नहीं आ रहा क्या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का कितना बड़ा मसला है? ना सिर्फ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मसला है, बाकी भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब डॉक्टर राबिया साहब परेशान हो गई और वो कहेंगी अच्छा उनके नजदीक जो है वो पहले प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी, लेकिन जब असदुल्ला को सुना तो उन्होंने कहा अच्छा एनवायरनमेंट के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, इसके ऊपर तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, वो कहेंगे अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाए, मेहरबानी होगी, मैं इन्वायरमेंट को भी अपनी प्रायोरिटी में शामिल कर लेती हूँ। मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर बैठा था, वो चीखो पुकार करना शुरू हो गया कि बाबा खुदा का वास्ता है तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम सरगोदा के अंदर इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, हमारी फसलें वहां से उग रही हैं, वहां से आपकी फसलें काश्त करके हम फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और फिर उनको बेचकर जरे मुबादला भी कमा रहे हैं, और ये जो आप इंडस्ट्रीज बनाना चाहती हैं वहां पे, इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी कम हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल लैंड बच जाएगा, जो सराउंडिंग में रहेगा, वो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से, वहां से पॉल्यूटेंट्स के प्रोड्यूस होने की वजह से नुकसान उठाएगा। डॉक्टर साहब फिर रुकेंगे, उन्होंने कहा अच्छा मैंने तो एग्रीकल्चर का सोचा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि अच्छा ये भी देखना है। और मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस जो है वो चीख उठे और वो कहना शुरू करे किधर 50 इंडस्ट्रीज, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो मुश्किल से 20-25 के पैसे होंगे, वो भी आपको पीरियोडिकली हम दे सकते हैं, यकमुश्त अदायगी नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, वाइल्ड लाइफ और प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, तमाम की तमाम मिनिस्ट्री जो है वो अपने कंसर्न्स को रखें और हर एक का कंसर्न जो है उनका रेलेवेंट सेक्टर होगा, और इस तरीके से डॉक्टर साहिबा जो हैं वो इस नतीजे पे पहुंची कि बाबा मेरे नजदीक सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मेरी प्रायोरिटी थी, लेकिन अब मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, अब इन्वायरमेंट को देखना भी मेरी प्रायोरिटी है, अब वाइल्ड लाइफ को देखना भी मेरी प्रायोरिटी है, अब फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को देखना भी मेरी प्रायोरिटी है, अब एग्रीकल्चर को देखना भी मेरी प्रायोरिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जनाब इस तरीके से डिस्कशन करके डॉक्टर साहिबा ने क्या किया? डॉक्टर साहिबा ने स्टेप नंबर 1 जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। एंड व्हाट वाज द स्टेप नंबर 1? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज। बल कैसे करें? आप मैंने एक हेडिंग बनाए, डेफिनेशन के बाद आप हेडिंग बनाए एनालिटिकल, एक तो स्पेलिंग मुझे नहीं आते, परेशान हो जाता हूं। एनालिटिकल स्कीम ऑफ या स्कीमेटिक वर्क ऑफ सी, इस तरह से हेडिंग बनाएं, और इस हेडिंग के अंदर पहला स्टेप लिखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज। और मैंने अर्ज किया आपके सामने कि बाबा इससे पहले डॉक्टर साहिबा जो हैं या मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी, लेकिन अब हर एक चीज, जिन लोगों को उन्होंने खुद बुलाया, अब उनके सेक्टर्स को देखना भी इनकी प्रायोरिटी में शामिल हो चुका है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज। अब इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी शामिल हो जाएगी, सोशल डेवलपमेंट भी शामिल हो जाएगी, और इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन भी शामिल हो जाएगी।
तीनों चीजें शामिल हो गई। अब फिर क्या होगा जनाब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटीज के बाद आप नंबर 2 स्टेप पे चले जाएंगे और उसमें लिखेंगे स्टेक होल्डर्स एनालिसिस। स्टेक होल्डर्स एनालिसिस, स्टेक होल्डर से मुराद यहां पे क्या है? जो लोगों को आपने बुलाया है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं। पॉलिसी आपकी है, लेकिन आप अकेले भी बना सकते थे, लेकिन आपने सबको शामिल कर लिया कि आए मिलके पॉलिसी मेकिंग करते हैं पाकिस्तान की। तो स्टेक होल्डर्स एनालिसिस, इससे क्या मुराद है जनाब? इन्वायरमेंट को लेके पाकिस्तान की क्या स्टेट है, पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन को लेके, वाटर पोल्यूशन को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस हैं, इसका डॉक्टर साहिबा को नहीं पता, इसका मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज को नहीं पता, ये तो मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज ही बता सकती है। वाइल्ड लाइफ को लेके क्या सूरत हाल है, इसका वाइल्ड लाइफ की मिनिस्ट्री ही बता सकती है। फॉरेस्ट को लेके क्या स्टेट है, इसका वो रेलेवेंट मिनिस्ट्री बता सकती है। तो आप दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में उनसे ओपिनियंस ले रहे हैं, उनका एनालिसिस ले रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और जब आप इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है तो आपके एक ही कमरे में बैठे हैं ना सारे लोग, बाबा एक ही कमरे में बैठे हैं ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग। तो हमारे यहां तो ये बहुत कॉमन है कि हमारे यहां प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, बिटवीन द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्रॉपर कम्युनिकेशन का ना होना, दैट मीन्स कि देयर आर द इंस्टीट्यूशनल गैप्स। तो जनाब इसी फेज के साथ ही जब आप उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो इधर ही आपके इंस्टीट्यूशनल गैप्स जो हैं वो आपके फुलफिल हो रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल गैप्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे होते हैं। बल्कि अगर यूं कहूं कि असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल गैप्स, तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल गैप्स कि जनाब हो सकता है कि मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर जहां पे आपको इंडस्ट्रीज लगाने से रोक रही है और उसको ना पता हो और आपकी हुकूमत इस तरह का ऑर्डर पास कर चुकी हो कि बाबा उस जगह पे आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करनी क्योंकि वो इलाका दरिया के किनारे मौजूद है और वहां पे आप काफी लंबे अरसे से चावल की काश्त कर रहे थे और चावल की काश्त के लिए आपको पता है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा चाहिए, तो उसकी वजह से तो पूरे का पूरा एरिया जो है, वो पूरी की पूरी सॉइल जो है वो वाटर लॉग्ड हो चुकी है। वाटर लॉगिंग का मसला वहां पे बढ़ चुका है। जैसे कि 2 साल पहले हमारी जो मिनिस्ट्री नहीं, क्या नाम है इसका, चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, इन्होंने भी बैन की है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सिंध के अंदर जो आपका इंडस रिवर गुजरा है उसके सराउंडिंग्स में चावल की काश्त को बैन किया है। तो हो सकता है कि इस तरह की कम्युनिकेशन गैप्स मौजूद हों, इंस्टीट्यूशनल गैप्स मौजूद हों और आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए, आप एक दूसरे के ओपिनियंस को लेते हुए, एक दूसरे को सुनते हुए इन तमाम इंस्टीट्यूशनल गैप्स को असेस कर रहे होते हैं। आप इन तमाम इंस्टीट्यूशनल गैप्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। आप इन तमाम इंस्टीट्यूशनल गैप्स को आप एड्रेस कर रहे होते हैं। फिर तगड़ी किस्म की डिस्कशन चल रही है, हर एक मिनिस्ट्री बोल रही है, हर एक मिनिस्ट्री को मौका दिया जा रहा है बोलने का। और डॉक्टर साहिबा बैठी हैं यहाँ पे सामने, वो सुन रही है सबको, वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ओ बाबा मैं चंगी सा के मैं कर लिया ही पॉलिसी बुला देंगी तो ठीक सी, लेकिन उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने तो सबको बुला लिया, उन्होंने तो सबको बुला लिया। लेकिन क्या है, इन सबके बुलाने का फायदा है, फायदा क्या है? इन द एंड
जब आप रिगरस किस्म की, रिमेंबर दैट सी इज ऑल अबाउट डिस्कशन, आई रिपीट सी इज ऑल अबाउट डिस्कशन एंड इट हैज इन्वॉल्व्ड rigorous kind of discussion even takes place. तो जनाब इंस्टीट्यूशनल गैप्स को भी देख लिया, उनके एनालिसिस को भी ले लिया, और फिर आप कहेंगे ना, मजबूर होंगे, डॉक्टर साहब अच्छा ठीक है जी, आप सबको मैंने सुन लिया है, बराए करम बराए मेहरबानी आप अब देखें जी इंडस्ट्रीज तो अब ये अपना ओपिनियन देंगी, कहेंगी देखें जी मुझे तो हुकूमत ने कहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने का, और आप सबको पता है कि इंडस्ट्रीज हमारी बैकबोन बन चुकी हैं, और इंडस्ट्रीज हमारी जितनी ज्यादा होंगी हमारी इकोनॉमी उस तरीके से स्ट्रेंथन होगी। देखें इससे कितना फायदा है, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, देखें इससे कितना फायदा है, आपकी प्रोडक्शन बेहतर होगी, देखें इससे कितना फायदा है कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो शेयर है उसके अंदर इजाफा होगा। अपने पॉइंट्स बताएंगी, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी, और वो भी सुनेंगे डॉक्टर साहिबा को, वो भी सुनेंगे, सुनने के लिए पाबंद हैं। ये तो पहली चीज है। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने सुन लिया डॉक्टर साहिबा के ओपिनियंस को, तो फिर डॉक्टर साहिबा आराम से कहेंगी कि अच्छा चलें ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, आप तमाम से गुजारिश मेरी ये है कि आप अपनी तरफ से मुझे रिकमेंडेशंस दें कि मुझे क्या करना चाहिए। देखें ये तो मैंने साबित कर दिया, अभी मैंने बात की कि इंडस्ट्री जरूरी है। आई होप कि आप मेरी बात को या हमारी बात को समझ चुके हैं। तब आप अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दे दें। तो मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज उठे और वो ये कहे कि जनाब ठीक है इंडस्ट्रीज लगा लें, लेकिन ये 50 ना लगाएं, नंबर्स कम कर दें, 30 कर दें, लेकिन ये 30 इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपने फर्दर अल्टरेशंस करनी है। आप ऐसे कर लें, लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है थोड़ा बजट में पैसा बढ़ा लें, और लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी जो कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजीज है, एयर पोल्यूशन को लेके, वाटर पोल्यूशन को लेके, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की, ये तमाम चीजें आपकी मौजूद होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है पॉलिसी में हम शामिल कर देते हैं आपकी रिकमेंडेशन को। जरूर जनाब, आपकी बात सर आंखों पे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री जो है वो आपको रेकमेंड करे कि बाबा देखिए आपकी वजह से इतने ज्यादा जंगलात को नुकसान पहुंचेगा, तो आप हमें रिफॉरेस्टेशन भी करके देंगे। ठीक है जनाब, आपकी बात भी सर आंखों पे, आप अपनी रिकमेंडेशंस लिख के दें, वी विल वर्क ऑन इट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहे कि भाई 50 के पैसे तो नहीं, चले कुछ कर करा के 25-30 के पैसे जो हैं वो आपको बजट में से आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी हमारी कदर कर दी। वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री कि ठीक है आप प्रोटेक्टेड एरियाज को नहीं छेड़ेंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं जी उनका ख्याल रखा जाएगा ताकि बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, जानवरों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है जनाब, ऐसा ही होगा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आपसे ये कहे कि जनाब मैं वहां पे तो आपको चलें, वहां पे हम नहीं इजाजत दे सके, देखे हमारी बात को समझने की कोशिश करें, वहां पे तो इंतहाई अहम फसलों की काश्त हो रही है, मैं ऐसे करता हूँ वो फलां जगह पे एक हमारी बंजर जमीनें पड़ी हैं, उधर इतनी ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही या नहीं हो सकती क्योंकि जमीन बंजर है, तो आप उस जगह पे ये इंडस्ट्रियल सेटअप लगा दें। डॉक्टर साहब कहेंगे बिल्कुल ठीक है जनाब, जबरदस्त हो गया, हम ऐसे ही कर लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, आप उनकी रिकमेंडेशंस को ले रहे हैं और ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं जो उनकी तरफ से, जो आपके बुलाए मेहमान आपको दे रहे हैं। और अब आप क्या करेंगे, डॉक्टर साहिबा क्या करेंगे? डॉक्टर साहिबा उनकी रिकमेंडेशंस को देखते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करेंगी, और अब पॉलिसी में शामिल किया जाएगा कि जनाब 50 के बजाय 30 इंडस्ट्रीज। अब पॉलिसी में शामिल किया जाएगा कि जनाब ऑब्जेक्टिव्स में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंश्योर करेंगे। अब शामिल किया जाएगा कि जनाब इस पॉलिसी की वजह से आपकी जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट कवर है, आपकी फिशरीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो मुतासर नहीं होंगी।
आपने जो रिकमेंडेशंस उनसे ली, उन रिकमेंडेशंस की बुनियाद पे आप एडजस्टमेंट्स करेंगे और हर एक बंदा जो कमरे में मौजूद है वो एडजस्ट करेगा। पहल तो मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज अग्री ही नहीं हो रही थी, असदुल्ला साहब तो नाराज होके बैठ गए थे। अब उन्होंने भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, उन्होंने भी मामले को समझने की कोशिश की और उन्होंने कहा ठीक है, वे आउट तलाश करते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दे देता। तो आपने क्या किया, आपने प्रोपोज्ड एडजस्टमेंट्स को देखते हुए, खुद को फ्लेक्सिबल करते हुए और स्टेक होल्डर्स की फ्लेक्सिबल बिहेवियर को देखते हुए अब आप एक फाइनल प्रोडक्ट, एक पॉलिसी जो कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है, वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब डॉक्टर साहिबा जो है उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन जाएगी और सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर डॉक्टर साहिबा ने इस तरीके से पॉलिसी मेकिंग की हो और जब वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की बारी आए तो मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज उसको क्रिटिसाइज करे, नहीं कर सकती। मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर उसको क्रिटिसाइज कर सके, नहीं कर सकती। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको क्रिटिसाइज कर सके, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि बाबा वो कहेंगे ना, बाबा पॉलिसी बनाते वक्त आपको इसीलिए बुलाया था कि आ जाओ मिलके ये काम करते हैं, मैं अकेले भी ये कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन आपको शामिल कर लिया। अब मुझे बताएं कि अगर आपकी पॉलिसी मेकिंग इस तरीके से हो तो वो इफेक्टिव होगी या नहीं होगी? बताएं जी। जनाब इफेक्टिव होगी, इट विल बी इफेक्टिव। और अब आप एक बेहतर पोजीशन में हैं जहां पे आप अपनी नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं, कर सकेंगे, जहां पे आप अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को भी कैरी आउट कर सकते हैं, कर सकेंगे, और जहां पे आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो देखिए इन्वायरमेंटल डैमेज होना उसका मुकम्मल तरीके से आप नहीं रोक सकते, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन आप एक प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, आप एक प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप नुकसान को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो रिडक्शन आप पॉलिसी मेकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। दिस इज द सी, ये स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट है एंड इट इज एडवांस। अब मुझे बताएं कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो भी काम होगा पाकिस्तान में, कोई सड़कें बनेंगी, कोई इंडस्ट्रीज बनेंगी या व्हाटएवर इट इज, उन तमाम प्रोजेक्ट्स की EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, वो इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ही आपने तो पॉलिसी मेकिंग करते वक्त एक एक चीज को देख के आपने पॉलिसी मेकिंग की है, तो लिहाजा सी डायरेक्टली स्ट्रेंथन करती है किसको? EIA को। EIA के अप्रूव होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस पॉलिसी के अंदर अब जितने भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे, चाहे 20 हो, 30 हो, 15 हो, 10 हो, 50 हो, 5 हो, जो भी हो, वो आपकी नीड्स को पूरा करेंगे, सोशल डेवलपमेंट को भी पूरा करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी पूरा करेंगे और एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करेंगे। सो डेफिनेशन में हमने कहा था कि जनाब इट इज ऑल अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसीडरेशंस एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, व्हिच इज द पॉलिसी। पॉलिसी मेकिंग के अंदर आपने एनवायरनमेंट को कंसीडर कर लिया, सो दैट इज द सी। लेकिन क्या है ये जो सी है, इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनका होना जरूरी है, तब ही आपके मुल्क के अंदर सी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है। जैसे कि आसमा रोमन। अच्छा, क्या? Number 1, identification of priorities.
Number 2, stakeholders analysis. Number 3, assessment of institutional gaps. Number 4, recommendations. Number 5, the final step, the formulation of policy as per the proposed adjustments, as per the proposed recommendations. रोमन साहिबा, ओके, अल्लाह भला करे। अब ये जो सी है इसकी 3 प्रीरिक्विजिट्स हैं, मैं लिखता हूं यहां पे। Prerequisites of C. Number 1 is policy competency. पॉलिसी कॉम्पिटेंसी यहां पे है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट पॉलिसी मेकर नहीं है। यहाँ पे पॉलिसी कॉम्पिटेंसी से मुराद है कि भाई लोग जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको आइडिया हो सी का और वो सी को इस्तेमाल में लाएं, तब जाके हम कहेंगे अच्छा जी पॉलिसी मेकर्स आर कॉम्पिटेंट इनफ। नंबर 2 इज इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी। इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, देखिए जी, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर इदारे मौजूद हैं और हर एक इदारे का मजबूत होना जरूरी है। यानी अगर मैं ये कहूं कि इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी से मुराद यहां पे इदारों की मजबूती है तो गलत नहीं होगा। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना होता है। अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, अगर आपके यहाँ 1-2 इदारे बहुत तगड़े हैं जो बाकी इदारों को अपने तरीके से नचा सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली फिर आपके यहाँ सी जो है वो प्रीवेल नहीं कर सकता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द थर्ड वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यू पीपल कैन डिफर, द टॉलरेंट सोसाइटी। क्यों यहाँ पे टॉलरेंट सोसाइटी है? और बाबा आपने देखा ना कि ये डिस्कशन के रिलेटेड काम है, आपने देखा ना ये एडजस्टमेंट करने के रिलेटेड काम है, आपने देखा ना कि ये फ्लेक्सिबिलिटीज शो करने के रिलेटेड काम है, आपने देखा ना कि आप दूसरों की बात को सुनते हैं और फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ये आपकी तमाम चीजें उस वक्त पॉसिबल होंगी जब आपकी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस होगा, और सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस होगा तो फिर आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बिहेवियर्स भी रूड नहीं होंगे, वो भी अपनी ही बात को थोपना पसंद नहीं करेंगे, वो दूसरे को सुनेंगे, उसकी पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे, एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में आएंगे, तब जाके सी प्रीवेल कर सकता है ना भाई। तो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं वो आपकी सोसाइटी का ही तो हिस्सा हैं, आपकी सोसाइटी की ही तो प्रोडक्ट हैं। तो सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस नहीं है तो पॉलिसी मेकर्स के अंदर कहां से टॉलरेंस आएगा जनाब? उसकी ग्रूमिंग ही जो है उसके अंदर ही टॉलरेंस की कमी थी, तो फिर पॉलिसी मेकर के अंदर कहां पे टॉलरेंस आएगा? तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉलरेंस। और हमारे यहाँ टॉलरेंस को लेके क्या सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आपके पास मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब नेक्स्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जैसे पहले लिखवाने चाहिए थे लेकिन चलें, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सी, एम्स ऑफ सी लिखते हैं, एम्स ऑफ सी। ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, पर्पस भी है, जो मर्जी हेडिंग दें, इट इज अप टू यू। Number 1 is environmental protection, ये M है। Number 2 is promotion of sustainable development. Number 3 is, पहले भी मेंशन किया, strengthening of EIA. Number 4 is enhancing लिखना था ना, enhancing the effective
in the या effectiveness ना लिखें, quality. 5 is इम्प्रूविंग और स्ट्रेंथनिंग डिसीजन मेकिंग। आपके फैसलों की जो इफेक्टिवनेस है वो आपकी इंक्रीज होने के, इंप्रूव होने के चांसेस रहते हैं अगर आप EIA नहीं, अगर आप C को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फैसले दुरुस्त कर लिए जाएं तो फिर आप बहुत सारी मुश्किलात से खुद को बचा सकते हैं। ये इंडिविजुअल्स पे भी यही क्राइटेरिया लागू होता है और सोसाइटी के ऊपर भी और स्टेट के ऊपर भी कि फैसले दुरुस्त कर लें तो फैसला, एक दुरुस्त फैसला आपको बहुत मसाइल से बचा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द सी। जी जनाब, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई गल मेरी समझ ना आई होवे ते माइंड तो नहीं करते आप? बीच में पंजाबी पे चढ़ जाता हूं, माइंड तो नहीं करते आप लोग? कोई ऐसा है जिसको बुरा लग रहा हो? ऐसे ही शुरू हो जाता हूं मैं बीच में। चलें जी, ओके जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह भला करे आपका। आमना OB 15 और तुसी किथे सो? और पिछली क्लास ही तुसी किथे सो? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यार मैं पढ़ा लिया तुहानू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट नहीं मैं तुहानू पढ़ाई। ओके शाबाश, अल्लाह भला करे। अब खुदा हाफिज, थैंक यू सर, खुदा हाफिज। अल्लाह दे वाले जी जाओ, तुहानू जल्दी हैगी, जाओ तुसी, सानू की दस रहे हो? अल्लाह हाफिज, जाओ, दसन दी की लोड़ है? जिस तरह तुसी रह के मेरे ते एहसान कर रहे हो, इत्थे रह के मेरे ते एहसान हो रहा है, मेरे ते कोई एहसान नहीं हैगा। कमाल हो गया। ओके डॉक्टर साहिबा, ठीक है, अच्छा चलें जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास 10 मिनट हैं, 2:25 पे आपको छुट्टी दे दूंगा। आई होप आप लोगों की भी अगली क्लास होगी, मेरी भी क्लास है। एक डेफिनेशन को डिस्कस करता हूं मैं 5-7 मिनट लगा के, ताकि बात को आगे, ताकि अगली बार हम इधर ही से स्टार्ट करें, ठीक है? सो मैं एक डेफिनेशन से स्टार्ट कर, एक सिर्फ डेफिनेशन बनानी है आपको और कुछ भी नहीं। स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर एक छोटा सा सब्जेक्ट है या एक छोटी सी फील्ड है जिसका काम सिर्फ इतना है, जिसकी जॉब सिर्फ इतनी है कि वो आपकी जो वर्क प्लेसेस मौजूद हैं आपके माशरू के अंदर या दुनिया पूरी के अंदर या आपके मुल्क के अंदर, वर्क प्लेसेस जैसे कि कोई फैक्ट्री हो सकती है, जैसे कि कोई किसी एनजीओ का दफ्तर हो सकता है या हुकूमती इदारा हो सकता है, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, जैसे कि NOA एकेडमी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी ऐसी जगह जहां पे सुबह स्टाफ आता है और काम करता है और फिर शाम को वापस घर चला जाता है, कोई भी वर्क प्लेस। तो उस वर्क प्लेस के अंदर जो इन्वायरमेंट है, उस वर्क प्लेस के अंदर जो इन्वायरमेंट है, उसको सिक्योर बनाने के लिए, उसको सेफ बनाने के लिए आपके पास अलग फील्ड मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, ताकि वहां पे जो लेबर मजदूर काम करने आए, मजदूर से मुराद हर एक, चाहे कोई GM हो, चाहे वो CEO हो, बेसिकली सारे मजदूर ही हैं। कोई भी किसी भी किस्म का स्टाफ जो आपका किसी जगह पे मौजूद रहता है, ताकि उनकी सेहत को ठीक किया जा सके, ताकि उनके लिए एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो बनाया जा सके, इस्टेब्लिश किया जा सके।
एस्टैब्लिश किया जा सके। ना सिर्फ आपकी लेबर या वर्क फोर्स के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट को सेफ बनाना, बल्कि आपकी जो उस काम करने वाली जगह के इर्द गिर्द जो आबादी है, जो लोग रह रहे हैं, उनको भी आपने बचाना होता है। किससे बचाना होता है? अब भाई आपकी जो एक वर्क प्लेस से मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स जो हैं उनका अराइज होना एक जरूरी बात है, एक जरूरी चीज है। हैजर्ड्स का प्रोड्यूस होना एक जरूरी चीज है। एक फैक्ट्री से बेशुमार किस्म के हैजर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, गैसेस की शक्ल में, नॉइज की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, सॉलिड्स की शक्ल में, और उनकी वजह से आपका मुआशरा भी उसकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है और आपके वर्कर्स की सेफ्टी भी कंप्रोमाइज हो सकती है। हो सकता है आपको दफ्तर वालों ने आपके साथ नारवा सलूक किया हो और आपको बेसमेंट में भेज दिया हो। बेसमेंट में उन्होंने आपको ऐसा कमरा दे दिया जिसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का बंदोबस्त नहीं है। ना सिर्फ प्रॉपर वेंटिलेशन का बंदोबस्त है, वहां पे आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक केबल्स जो है वो सामने नंगी नजर आ रही है। वहां पे जी दीवार के अंदर से, क्योंकि बेसमेंट है और वहां पे दीवार के अंदर से पता चला इधर से तो कोई आपकी पाइपलाइन सेवरेज की गुजर रही है, जिसकी वजह से आपके ऑफिस में, आपके कमरे में स्मेल ही स्मेल हो, जिधर आपने 9 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे बैठ के काम करना है। तो बाबा इसकी वजह से आपको नुकसान होगा ना, आपको नुकसान होगा। तो बाबा इसी नुकसान को कम करने के लिए, इसी नुकसान से बचाने के लिए एनवायरमेंटल साइंस में एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है जिसको आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम से याद करते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी क्या करती है जनाब? ये आपकी किसी भी वर्क प्लेस में मौजूद हैजर्ड्स को रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है, इवैल्यूएट करती है और कंट्रोल करने की बात भी करती है, जो जनाब आपके लिए डैमेजिंग साबित हो सकते हैं, जो आपकी सराउंडिंग कम्युनिटीज के लिए डैमेजिंग हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आज के लेक्चर को इख्तिताम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में इधर ही से अपनी बात का आगाज करेंगे। जी जनाब, अभी आप 2 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट मेरे से ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क। जी जनाब, इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। जी जनाब।